हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे राइट्स के बारे में और हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे राइट्स के बारे में कि इस तरह से लोगों के अधिकार जो है वायलेट हुए। अब हम पढ़ते हैं बिल ऑफ राइट्स के बारे में। बिल ऑफ राइट्स ये यूएनओ के द्वारा एक 1948 में डिक्लेरेशन हुई थी, जिसमें ये तय किया गया था सभी देश के लोगों चाहे कोई भी देश हो, उनको कम से कम ये राइट्स तो लोगों को मिलने ही चाहिए। इस मेमोरेंडम को, इस प्रपोजल को कहते थे बिल ऑफ राइट्स। और भारत में अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट जो 3 है उसमें बिल ऑफ राइट्स को मेंशन किया हुआ है, मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए। पढ़ते हैं इसके बारे में। बोथ दीज एग्जाम्पल शो दैट इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग राइट्स एंड ऑफ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज राइट्स। देखो, राइट तो हर देश दे देता है, लेकिन उसमें फर्क पड़ता है जब वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से लागू ना हो। एक राइट्स है हमारे यहाँ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब होता है कि आपको न्यायपूर्वक ट्रायल मिलेगा। अगर आप कोई अपराध कर रखा है तो आपने उस कानून उल्लंघन के अनुसार ही आपको सजा मिलेगी, उसको कानून के उल्लंघन के अनुसार ही सजा मिलेगी। देश का जो कानून कहता है उसके अनुसार ही उसका ट्रायल होगा, कोर्ट में जाएगा। लेकिन ऊपर वाले दोनों केसों में देखोगे आप, ऐसा कुछ हुआ नहीं। A democracy must ensure that individual have certain rights and that the government will always recognize these rights. सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक डेमोक्रेसी में यह है कि लोगों के पास अधिकार हों और साथ साथ में गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज मैंने स्वीकृत हों, वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से उनका प्रोटेक्शन हो। Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the right of the citizen in the constitution itself. और ये आम ट्रेंड है आजकल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिस्ट दी जाती है जिसके अनुसार कहा जाता है कि ये राइट्स लोगों को दिए गए हैं। Such a list of right mentioned and protected by the constitution is called the bill of rights. तो ये आ गया आपका बिल ऑफ राइट्स का मीनिंग। वैसे राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं उन्हें बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ए बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम थस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एंड दैट इंश्योर ए रेमेडीज इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ द राइट्स। इसका मतलब ये है कि जो राइट्स हैं ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। देखो, मैंने ये भी बताया था कि जो राइट्स होते हैं वो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। एक तो होता है कि हम सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करें, बट राइट्स के मामले हम ये कहेंगे कि सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए। सरकार को बिना किसी कानून के उल्लंघन के लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए। पुलिस को ज्यादती नहीं करनी चाहिए जब तक किसी का भी अपराध प्रूव ना हो। तो इस तरह से बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को कुछ काम करने से, और वो काम भी ऐसे जो राइट्स के विरुद्ध ना हो। जैसे मैं कई बार आपको एग्जांपल देती हूँ आधार कार्ड लागू करने हेतु कि सरकार चाहती थी कि आधार कार्ड में जानकारी स्टोरेज की जाए इंडिविजुअल की, बट कोर्ट ने ये कहा कि जब तक आप लाइफ एंड लिबर्टी के अधिकार के तहत उस जानकारी को प्रॉपर सुरक्षा नहीं देते, आप ये नहीं मानते कि वो डाटा लीक हो सकता है, तब तक आप इस तरह के कानून नहीं बना सकते। तो उसके साथ साथ ना केवल राइट्स को देना, बल्कि राइट्स अगर वायलेट होते हैं, उल्लंघन होता है, तो उसको रेमेडीज भी दी जाए। रेमेडीज माने उपचार किया जाए, कोर्ट के द्वारा उन्हें प्रोटेक्टेड किया जाए, उनको दोबारा लागू किया जाए। जैसे आर्टिकल 32 हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कि जो अधिकार अगर वायलेट किए जाते हैं, किसी के अधिकार छीने जाते हैं, तो कोर्ट उन्हें वापस दिला सकता है। फ्रॉम whom does a constitution protect the right of इंडिविजुअल प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। सो इट इज नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। और इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रतिबंध हो कि वो राइट को प्रोटेक्ट करे, लोगों के अधिकारों को सुरक्षा दे। ऑन द अदर हैंड द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और 3 ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी भी, in the course of their functioning
मे वायलेट द राइट ऑफ द पर्सन। अगर ये तीनों अंग भी लोगों के अधिकारों को छीने तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन की प्रावधान होने चाहिए। भारत में फंडामेंटल राइट्स 3rd अध्याय में दिए गए हैं और ये संविधान की आत्मा कहे जाते हैं। 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में खत्म कर दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे आया यह कॉन्सेप्ट, मतलब हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल मूवमेंट के लीडर, उनके दिमाग में कैसे आया कि हमें राइट्स चाहिए। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जैसे हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट। उन्हें महसूस हुआ कि राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है और उन्होंने डिमांड की ब्रिटिश रूलर से कि आप लोगों को जिस तरह से ब्रिटेन और अमेरिका की डेमोक्रेसी में राइट्स हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। द मोतीलाल नेहरू कमेटी, एक कमेटी बिठाई गई 1928 में। जवाहरलाल नेहरू के पिता थे मोतीलाल नेहरू। उनकी अध्यक्षता में एक कांग्रेस के द्वारा कमेटी बिठाई गई जिसे मोतीलाल नेहरू कमेटी बोलते हैं। इट वाज देयरफॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, और इन्होंने डिमांड की थी भारत के लोगों को ये राइट्स मिलने चाहिए। और इसमें एक मैं चीज थोड़ी सी जोड़ देती हूँ। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था और वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिल ऑफ राइट्स को इसमें कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस प्रपोजल को रखा था और डिटेल से बताया गया था कि कौन कौन से राइट हमें चाहिए। इट वॉज देयर फॉर नेचुरल दैट व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग प्रिपेयर्ड, और इसलिए नेचुरल हो गया कि जैसे हमारे हाथ में पावर आई, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला, तो हमने भी जो बिल ऑफ राइट्स है वो अपने संविधान में रखा। टू ओपिनियन ऑफ द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 2 तरह के राइट्स रखे गए, ओपिनियन थे। एक प्रोटेक्शन के बारे में, जिन्हें हम फंडामेंटल, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स लिखे गए और वो राइट्स थे फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स सजेस्ट दैट दीज राइट आर सो इम्पोर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड हैड मेड स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर प्रोटेक्शन। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है वो मूल सिद्धांत जिनके बगैर व्यक्ति ना जीना संभव हो सकता, न उसका विकास संभव हो सकता है। और वह ऐसे अधिकार थे जिनका स्पेशल प्रोविजन संविधान में रखा गया और उनको प्रोटेक्ट भी किया गया। इसके अलावा और भी अधिकार हैं। देखो, ये नहीं मैंने जैसे कहा अभी प्रॉपर्टी का अधिकार है, लेकिन प्रॉपर्टी का अधिकार जीने के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी का अधिकार लीगल राइट तो है बट फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन ये अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसे अधिकार हैं जिनके बगैर व्यक्ति जी नहीं सकता, विकास नहीं कर सकता है, एज ए ह्यूमन बीइंग उसकी लाइफ सरल नहीं हो सकती। The fundamental rights are so important that the constitution itself ensure that they are not violated by the government। और जो राइट्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम उनको वायलेट नहीं किया जा सकता और इसलिए उसमें प्रोटेक्शन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्वयं में। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस। फंडामेंटल राइट्स ऐसे अधिकार हैं जो साधारण अधिकारों से भिन्न है। देखो, फंडामेंटल राइट्स और जो आम सिंपल ऑर्डिनरी राइट्स बोलते हैं उनमें क्या फर्क है ये भी देख लो। ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, यहां लिख लेते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। ये संविधान में लिखे हैं पार्ट 3 में और ये लिखे हैं भिन्न भिन्न जगहों पे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में संसद परिवर्तन कर सकती है, बल इनको मूल रूप से हटा नहीं सकती। लीगल राइट्स को या जो और जगह दिए गए राइट्स है उनको हटा सकती है। इनको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसमें सिंपल मेजोरिटी के द्वारा सुधार किया जा सकता है या हटाया जोड़ा जा सकता है। ये सरकार की मर्जी पे डिपेंड होते हैं, बट ये सरकार की मर्जी पे डिपेंड नहीं होते बल्कि जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे आपको एक अधिकार है 100 दिन का रोजगार, एक अधिकार है महिलाओं को मैटरनिटी लीव,
एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, एक अधिकार है जीने का अधिकार। जीने का अधिकार ऐसा अधिकार है जिसे सरकार वायलेट नहीं करती, अगर वायलेट करती है तो जुडिशरी उसको लागू करती है, खारिज कर देती है उस संशोधन को जो सरकार ने पास किया, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। बट जो मैंने बताया 100 दिन का रोजगार, अगर सरकार ये कहती है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं, तो वो कभी भी इसको खत्म कर सकती है इस अधिकार को। तो ये फर्क होता है फंडामेंटल राइट्स में और ऑर्डिनरी राइट्स में। ऑर्डिनरी राइट सरकार के हाथों मतलब सरकार के हाथों में होता है, वो दे या ना दे, या देश की सिचुएशन या परिस्थितियों के अनुसार उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है और हटाया जा सकता है। बट फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स अवेलेबल टू अस व्हाइल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं, जैसे 8 घंटे का काम करने का है मजदूरों का, मैंने बताया अभी 100 दिन का रोजगार है, वो साधारण कानून के द्वारा ही प्रोटेक्ट किए जाते हैं। बस फंडामेंटल राइट जो हैं वो प्रोटेक्टेड और ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड और दिए ग्रांटेड किए जाते हैं। ऑर्डिनरी राइट में बी चेंज्ड बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। आम साधारण कानून संसद बैठती है, एक सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करती है, ऑर्डिनरी जो राइट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, बदले जाते हैं, हटाए जाते हैं। बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान में परिवर्तन करके ही हटाए जा सकते हैं, और संविधान में परिवर्तन आसान नहीं है। टोटल मेंबर का जो प्रेजेंट होते हैं उसमें 2 तरह की प्रावधान है। टोटल नंबर जितने प्रेजेंट उनका 2/3, और टोटल मेंबर का 50% + 1, या 2/3 राज्यों 2/3 बहुमत के साथ साथ 50% + 50% राज्यों की सहमति से संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे नहीं संविधान में परिवर्तन किया जा सकता। बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट एंड इन ए मैनर दैट वायलेट देम। गवर्नमेंट ऐसा कोई नहीं काम कर सकती जो संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। As we shall study below in this chapter, judiciary has the power and responsibility to protect the fundamental rights। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? पता है भाई, सरकार और लेजिस्लेचर जो है पॉलिटिकल आधार पर काम करती है, बट जुडिशरी का काम प्रोटेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करना है, और वो फ्री और इंडिपेंडेंस है सरकार से और लेजिस्लेचर से। तो सरकार जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पावर है वो हमारी जुडिशरी के पास है। ठीक है, हम अगर वायलेट होते हैं तो सरकार के पास नहीं बल्कि जुडिशरी के पास जाते हैं। अब साथ में साउथ अफ्रीका का भी संविधान पढ़ लेते हैं। साउथ अफ्रीका का संविधान भी देश के बहुत अच्छे संविधानों में से वर्ल्ड के अच्छे संविधानों में से माना जाता है, क्योंकि आपने पता है ये साउथ अफ्रीका के लोगों ने अपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद वो श्वेत शासन से, जिन्हें वाइट रूल्स बोलते हैं, वाइट डिस्क्रिमिनेशन, उससे वो मुक्त हुए और उन्होंने अपना एक नया संविधान बनाया 1996 में, जिसमें गोरे और काले का भेदभाव मिटा के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बिठाकर उन्होंने सभी को राइट्स दिए। ये नहीं ब्लैक के पास पावर आ गई थी, लेकिन उस देश में वाइट पीपल थे। ब्लैक्स ने कहा कि हमें बहुत लंबे समय से दबाव में इस तरह की नीतियों के से परेशान रहे, हम वाइट्स को भी हम बराबर का अधिकार देंगे। तो इस तरह से द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। डेट याद कर लेना, 1996 में बना था। अप्रैल 1996 में उनकी पहली सरकार गठित हुई थी ब्लैक्स की, नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में, और दिसंबर में उन्होंने संविधान बनाया अपना। Its creations and promulgations took place at the time when South Africa still faced the threat of the civil war after the dissolution of apartheid government। अपार्थाइड का मतलब ऐसी सरकार जो गोरे और काले के भेद आधार पर चल रही थी, वाइट गवर्नमेंट थी। सिविल वार की स्थिति थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संविधान बड़ा अच्छा बनाया था। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से दैट इट्स बिल ऑफ राइट्स इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की एक मील का पत्थर है। इन
साउथ अफ्रीका इट फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन। पहली बात तो साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, चाहे वो किसी आधार पर था, रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक्स और सोशल ओरिजिन के आधार पर, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, मतलब हमारे यहाँ तो 6-7 ही भेदभाव हैं। हमारे देश में तो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन देखोगे 15 आर्टिकल में, तो सिर्फ उसमें ये मिलेगा आपको एज, कलर, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और कास्ट रिलीजन। बट इन्होंने तो बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा भेदभाव, जैसे हमारे यहाँ रेस और जेंडर है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेगनेंसी और मैरिटल स्टेटस के आधार पर नहीं है। होना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जानबूझकर महिलाओं को कंपनियों में नहीं लेती काम करने के लिए, क्योंकि उनको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो घर में रहेंगी और ऐसे में कंपनी का लॉस हो जाएगा। मैरिटल स्टेटस, कई ऐसी वैवाहिक स्थिति, इसके आधार पर भी मतलब लिया नहीं जाता जॉब में। एथनिक एंड सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कॉन्शियस बिलीफ, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी भेदभावों को खत्म किया। इट ग्रांट परहैप्स द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट टू द सिटीजन। और मैंने बताया नहीं, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब सब तरह के भेदभाव खत्म किए हैं। हमारे यहाँ तो 6 भेदभाव की बात की गई है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इन फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट है जो सभी तरह के मामले सुनती है, लेकिन यहाँ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। बहुत अच्छी बात है भाई। एंड इन्फोर्स्ड राइट्स सरेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑफ राइट इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये राइट्स है। राइट टू डिग्निटी, कितना अच्छा है, गरिमा का अधिकार, मतलब कोई किसी को नीचा दिखाए जेंडर के आधार पर, जैसे हमारे यहाँ तो होता है ये, कोई भी बोल देता है औरत ये काम करने के लायक नहीं है, ये गाड़ियाँ चलाएंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर वहाँ इस तरह की बात बोली जाती है, तो अगर आपकी डिग्निटी को हनन करता है कोई ऐसी बातें करके, तो आप केस कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू फेयर लेबर, प्राइवेसी का अधिकार हमारे यहाँ लाइफ और लिबर्टी के अंतर्गत है। फेयर लेबर प्रैक्टिस, मतलब मजदूर है तो वो उसकी जो जहाँ वो काम करता है वो सुरक्षा हो। राइट टू हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये सबसे ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये अधिकार नहीं है, डीपीएसपी में ही अधिकार। इसी वजह से कभी कभार हमारे यहाँ जब दिवाली नज़दीक होती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बट वहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोगों को राइट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का अधिकार है। राइट टू एडुकेट, हाउसिंग, घर देने का अधिकार है। हेल्थ केयर का अधिकार है। फूड, वाटर, सोशल सिक्योरिटी, चिल्ड्रन राइट्स हैं। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, राइट ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमें बहुत बाद में मिला 2005 में आकर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो मतलब मैं तो ये मानूंगी कि ये विश्व के सबसे अच्छे अधिकारों वाला संविधान है। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कोई भी जो हमारे सरकार का अंग है वो ऐसा कोई काम ना करे जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स हों, वायलेट हों, और वायलेट अगर होते हैं तो इतना अधिकार जुडिशरी व्यक्ति के पास हो कि वो जुडिशरी के पास जाएं। जुडिशरी आपकी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। डिटेल में आपके अधिकार शुरू होंगे, जैसे राइट टू इक्वालिटी। 6 अधिकार मैं बता देती हूँ आपके कौन कौन से अधिकार हैं आपके पास। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, दूसरा अधिकार है राइट टू फ्रीडम। तीसरा अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6 अधिकार। थैंक यू वेरी मच।